सभी को प्रणाम। नमस्कार। सभी का स्वागत। तो आज के कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारे टाइटल में दिया गया था, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं। अभी कुछ जो हमारे आयुर्वेद के विद्वान हैं, जो पुराने वैद्य लोग, जो अभी 90 साल की जिंदगी अपनी गुजार चुके हैं, लगभग उन्होंने 60 साल की, 60 65 साल प्रैक्टिस कर ली। ऐसे लोग जो हैं, जिनसे मैं मिला, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके आशीर्वचनों के लिए, तो ऐसे लोगों ने बहुत कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी हमारे लिए नई हो सकती है, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में सीखा वो निचोड़, क्योंकि गुरुजन हैं, वो हमारे स्वाभाविक है, हमारी पूर्व पीढ़ी है, हमारे पूर्वज हैं। विषय ये नहीं कि कौन से परिवार से आते हैं, कहाँ क्या करते हैं, वो नहीं। अब वो सब आध्यात्मिक लोग हैं, इस कार्य क्षेत्र को छोड़ चुके हैं, निवृत्त लोग हैं। तो आज हम जो उन्होंने बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई, उसी की हम आज चर्चा करने वाले हैं। उनका कहना यह है कि शरीर में कंस्टिपेशन, या आज की भाषा में कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं, या कब्ज, ये आम घर की समस्या हो चुका है। सभी कोई लोग कोई ना कोई चूर्ण खाते हैं। और आज जो, खास करके हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं बचना चाहूंगा, क्योंकि किसी की बदनामी या अच्छाइयाँ उजागर करना ठीक नहीं है ना। तो क्योंकि ये कंट्रोवर्सी पैदा करता है, तो बेहतर ये है कि हमें सजग रहने की आवश्यकता है, कंपनियों को हम इस विषय में ना लाएं। कंपनी का तो काम ही बिजनेस करना, तो बिजनेस के लिए जो भी होता है वो सब करेंगे। तो आपको हमें सजग रहने की आवश्यकता ये है कि जितने भी चूर्ण आ रहे हैं, जितने भी बाजार के अंदर चूर्ण आ रहे हैं, उन सब के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादातर जुलाब वाली चीजें, या फिर जैसे सनाई पत्ती है, एकदम से धक्का मार के पेट से बाहर निकालने वाली चीजें उसमें डाल दी जाती हैं। तो कुछ भी खाओ, धक्का मारो, बाहर निकाल दो। ये सारे दवाइयों के फॉर्मेट्स में ज्यादातर में देखने को मिल रहा है। जबकि हमारे जो पूर्वज गुरुजन कहते हैं, या आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है वो क्या कहता है, जिनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे इस विषय पर एक चीज बताई। हमारा भी अनुभव था ये इस विषय पर, लेकिन उन्होंने और उसको पुख्ता किया, उनके ज्ञान से हम लाभान्वित हुए। उन्होंने जो चीजें बताई, उनका कहना यह है कि हमारे शरीर के अंदर हमारा जो खाने का पाचन क्रिया होती है, या हमारी अग्नि कमजोर होती है, अग्नि मंद होती है, वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। यानी कोई भी बीमारी शरीर में हो, उसका संबंध सीधा सीधा अग्निमंद से है, अग्निमांद से है। उनका कहना ऐसा है। और दूसरा सीधा सीधा संबंध कब्ज से है, कॉन्स्टिपेशन। तो अग्निमांद जड़ है, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, ये सब फल हैं, ऐसा उनका मानना है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आजकल आईबीएस भी कह दिया जाता है, बहुत सारी बीमारियों के नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों में दिखने मिलते हैं चिकित्सा विज्ञान में, अभ्यास क्रम के समय। और उन्होंने एक और चीज बताई, कि जिसमें उनके द्वारा कहना यह था कि जब भी हमारी आमाशय, यानी आमाशय की अग्नि मंद हो जाएगी, या फिर हमारे पेट की छोटी आंत या बड़ी आंत, ये दोनों ही, इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। यानी कब्ज या मोटापा आमाशय, लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, इनके क्रियाशीलता का, कमजोर क्रियाशीलता का परिणाम है, ऐसा कहा उन्होंने। और बात सही भी है।
क्योंकि जब भूख नहीं लगेगी खाना ठीक से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। अब हम लोग कहते हैं ये खा लो, वो खा लो, ये चूर्ण खा लो, ये दवा खा लो। ये दवा का इलाज है ही नहीं, आपके सिस्टम को ठीक करना है। अब कमजोर हो गया है तो कमजोर होने के लिए जो जिम्मेदार कारण है, एक तो उनका निवारण करना है, और सिस्टम ठीक से चले, यानी उसमें उसकी क्षमता बढ़े, कार्यशीलता बढ़े। जैसे पेट की, हमारे स्टमक की कार्यशीलता बढ़े, आंतों की, लीवर की, किडनी की, और हमारे ये दोनों छोटी बड़ी आंतें और स्टमक, इन सारी क्रियाशीलता बढ़ाने वाली दवाइयां देनी चाहिए, ना कि कोई धक्का मार के पेट साफ करने वाली। जो उनके अभ्यास क्रम में 60-65 साल में वो बताते हैं कि हमने जो देखा, इस प्रकार की दवाई जो खाकर आते हैं उनको अक्सर कर पेट के अंदर आईबीएस जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, पेट के अंदर अल्सर जैसे देख घाव हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दवाइयां क्या करती हैं, फावड़े की तरह जैसे सफाई करते हैं ना, ऐसे ये आपके पेट में सफाई का काम कर सकती हैं। तो टेम्परेरी उपाय तो हो जाता है, लेकिन आगे जो घातक परिणाम ये छोड़ के जाती हैं, उनमें ये सब पेट सफा, रोग दफा, ऐसे करके पेट सफा चूर्ण और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, जो भी होते हैं, ये सब के सब में सनाई पत्ती होता है। उसको लेने के बाद में पेट एकदम साफ हो जाता है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हल्का लगता है। तो जब तक हम चूर्ण लेते रहते हैं जब तक ठीक रहता है, जब दवा बंद फिर बीमारी फिर से चालू। तो मतलब यह है कि कंपनियों का माल बिकता रहे और हम लोग उनके आदी बन जाएं, ड्रग एडिक्ट बन जाएं, तो हम एडिक्ट हो जाए। एडिक्ट नहीं होना, वो कहते हैं ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट तो ये है कि हम उसको एक बार दवा को प्रयोग करें और वो परमानेंटली हमारे शरीर में सिस्टम को ठीक कर दे। तो परमानेंट ठीक करने के लिए भी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आयुर्वेद में कफ पित्त वात बताया गया है, और कफ के कारण यदि आपकी अग्निमांद होती है, यानी पेट की पचाने की यानी भूख लगाने की जो क्षमता खत्म होती है, तो अब मैं इन पर कफ पित्त वात से हमारे यहाँ डिटेक्शन होता है सभी रोगों का आयुर्वेद में। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कफ के द्वारा हो तो क्या, पित्त के द्वारा हो तो क्या, वात के द्वारा हो तो क्या, कैसा मल होगा, कैसा सिस्टम होगा हमारा, उसकी पहचान कैसे करें, इस सब की चर्चा आज हम करने वाले। तो आज हम केवल कफ की चर्चा करेंगे, इनके द्वारा क्या बिगड़ता है और क्या हो, कैसे होता है समस्या और उसका समाधान। तो जब भी कफ कफ के कारण यदि अग्निमान होगी तो हमें क्या क्या लक्षण देखने मिलेंगे। आज हम कॉज ऑफ कफ, इसका कारण देखते हैं। ठीक है, तो ये कफ बढ़ता है जब भूख आपकी कम हो जाती, यानी अग्नि दुर्बल होती है। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि ये कफ क्या बीमारी है, कफ है क्या। तो आयुर्वेद की भाषा में जाने तो कफ यहाँ पर मिट्टी और पानी, यानी पृथ्वी और जल तत्व के मेल से जो बनता है वो बनता है कफ। तो आज हम इसी की, या कफ बोल दो, क्लेद बोल दो, कीचड़ बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। जो मिट्टी के अंदर पानी डाल दिया तो क्या बनेगा, कीचड़। इसी में पानी जब ज्यादा हो जाएगा तो इन्फेक्शन बनेगा बॉडी में, है ना। इसी में और पानी हो जाएगा, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा इन्फेक्शन, उतनी ज्यादा सूजन। तो आंतों में सूजन हो जाती है, जिसके कारण भी अग्निमान हो जाती है, क्योंकि सूजन हो जाएगी तो खाना पचाने के जो
बाय जूसेज हैं वो बनेंगे नहीं ठीक से, मतलब आएंगे नहीं, उसको प्राप्त नहीं हो पाएंगे क्योंकि जगह ही नहीं है ना, सीक्रेट, उसका सिक्रेशन ठीक से वहां पर नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो कफ बढ़ाती हैं, जो पचने में बहुत भारी हैं, दूध, दही, पनीर, पिज्जा, बर्गर या बासी आइटम जो खाना खाने के लिए हम बनाकर खाना रख देते हैं, टिफिन में ले जाते हैं यहाँ वहाँ, तो ताजी खाना, है ना। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि परिवार साथ में लेकर बैठो तो लक्ष्मी आती है घर में। खाना खाने यदि आप परिवार को साथ में एक साथ लेकर बैठते हो और परिवार एक साथ खाना खाता है बैठकर, तो घर में लक्ष्मी आती है। तो ये जो कहावतें हैं बड़े बुजुर्गों की, यहाँ पर ये साबित होता है कि लक्ष्मी आती है। अब ये लक्ष्मी कैसे आती है? भाई एक आदमी, खाना बन रहा है, तो महर्षि वाग्भट्ट क्या लिखते हैं? महर्षि वाग्भट्ट अपने ग्रंथ में लिखते हैं अष्टांग हृदय में कि 48 मिनट के बाद जो भी खाना है उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, यानी गर्म खाना खाओ, ऐसा बोलते हैं। ठीक। तो 48 मिनट के बाद उसमें डीजनरेशन हो जाता है, तो यानी वो मृत भोजन होता है। यानी सजीव भोजन करो तो स्वस्थ रहोगे। अब ये 48 मिनट का कॉन्सेप्ट है। मृत भोजन करोगे तो बीमारियां आएंगी, अग्नि भी मान दोगी, सारी चीजें होंगी। अब ये 48 मिनट में खाना खाना है, इसका मतलब क्या है? सब एक साथ बैठ जाएंगे तभी तो खाना हो पाएगा ये 48 मिनट। नहीं तो एक जना अभी खा रहा है, एक जना आधा घंटे बाद खा रहा है, तो फिर क्या दिन भर चूल्हा जलता रहेगा, खाना चलता रहेगा? वो तो संभव नहीं है आज के युग में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि आप बीमार नहीं रहना चाहते हैं, बीमार होंगे तो क्या हो गया, लक्ष्मी तो जाएगी ना, आपको इलाज कराने जाना पड़ेगा, इलाज के लिए पैसा खर्च होगा, दवाइयां भी खरीदनी पड़ेंगी, डॉक्टर की फीस, ये बाकी जो खर्च है, टेस्ट के रिपोर्ट्स, इनका खर्चा, बाकी सारी चीजें जो होती हैं, तो लक्ष्मी जा रही है ना। तो ये कहावतें हैं, कुछ उनको समझना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड। ऐसा कोई नहीं है कि वो लक्ष्मी कोई चल करके आएगी आपके पास नोटों की गड्डी लेकर। इनके पीछे का भावार्थ समझने की जरूरत है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग करके कहते आए हैं, उनके भाव को समझो, उनकी भावनाओं को समझो। राइट, ये जानना जरूरी है। अब कुछ लोगों की आदत होती है, रात को खाना एक्स्ट्रा बना के रखते हैं और सुबह सुबह खाते हैं उठ करके, कि सुबह बनाना नहीं पड़ेगा, ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या जो भी करना, तो बना के रख दो, उसके बाद सुबह उठ के खा लो। ये बासी प्रोडक्ट। अब फ्रिज से सीधा कोई भी निकाल के सीधा खाना यदि आप ग्रहण करते हो तो ये सब भी कफ बनाएगा। बासी चीजें या जो डाइजेस्टिव फूड नहीं है, आसानी से खाना नहीं पचेगा, क्योंकि 48 मिनट के बाद तो वो मृत प्राय हो जाएगा, तो वो उसमें सजीवता नहीं रहेगी, सजीवता न रहने के कारण वो ठीक से पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो बीमारियां ही देगा, सड़ेगा, सड़ेगा तो बीमारियां देगा। राइट। अब इसी की बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। चिल्ड पानी पीने वाले, इनकी आंतों में क्या होता है, सुकड़न पैदा हो जाती है। आपको याद होगा कि कोई चीज को हम ठंडी चीज से सेकते हैं, बर्फ से सेकते हैं, तो ठंड में क्या होते हैं, अच्छे अच्छे सिकुड़ जाते हैं ना। आप ऐसा फील करिए, सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो सर्दी में यदि आप सर्दी में हैं, सर्दी फील हो रही है, तो क्या होता है, आप सिकुड़ जाते हैं। गर्मी में क्या होता है, आदमी फैल जाता है ना। तो गर्मी में, सर्दी में कोई फैल के सोना नहीं चाहता, सब सुकड़ के सो जाते हैं, लेकिन गर्मी में फैलती। तो ये सृष्टि का नियम है कि गर्मी में चीजें फैलती हैं, सर्दी में सुकड़ती हैं। तो बर्फ क्या है, ठंडा है, ठंडे को हमने पेट में डाला या ठंडा पानी कभी भी पिया, रूम टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा यदि पिया, या मटके के पानी से ज्यादा ठंडा यदि पिया, तो क्या होना है, होना ये है कि आंतों में सिकुड़न पैदा होगी, यानी श्रिंकनेस आएगी। तो आंतें जब सिकुड़ेंगी तो उसमें सूजन पैदा होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से आपस में टकराएंगी, तो वहां पे भूख नहीं लगेगी,
कफ बनेगा, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। इसके पीछे का विज्ञान। दूसरी आइसक्रीम, आइसक्रीम भी मीठा ठंडा है। अब आयुर्वेद कहता है कि खाने के पहले मीठा खाओ, और अंग्रेजी विद्या कहती है कि बाप खाना करने के बाद खाओ मीठा। तो ऐसी, जो वहां के लिए, उनके प्रदेशों के लिए अच्छा है, जो ठंडे प्रदेश है उनको खाने के बाद में उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारी जलवायु के लिए वो ठीक नहीं कि हम खाने के बाद में मीठा खाएं। खाने के बाद में हमारे यहाँ कड़वा खाने का चलन है, कटु तिक्त कषाय, यानी पान का पत्ता, पान का कट्टा, कड़वा, हल्का सा कड़वासपन पे, कशेलापन भी है उसमें और तीखापन भी है। पान का पत्ता, इसलिए हमारे यहाँ पर परंपरा सालों से चली आई, वर्षों से, कि पान खाना चाहिए खाने के बाद। राइट। हमारे यहाँ मीठा खाने की परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है, हमारी नहीं। तो दूध से बनी हुई एक तो चीज, फिर आइसक्रीम, फिर उसको 100-200 ग्राम तक खा जाते हैं। ऐसे लोगों के हमेशा मंद होती है और ये ओवरवेट हो जाते हैं। और मीठा खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में मीठा जब भी खाओगे तो आपका वजन बढ़ाएगा। खास तौर से ऐसे लोग जिनका सेंट्रल ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनको तो ये दिक्कत कर ही देगा। खाना खाने से पहले खाओगे आइसक्रीम, आइसक्रीम तो खाना ही नहीं कभी। मीठे खाने की बात कर सकते हैं हम, आइसक्रीम तो खाना ही नहीं, क्योंकि वो हाथों को सिकुड़ा देगा। ठंडा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा या मटके के पानी से ठंडा कुछ भी नहीं पेट में डालना, वो खराब बीमारी का कारण है। तो हमें क्या करना है, मीठा खाने से पहले खा लेना है। खाने के बाद में खाओगे तो बीमारियां आएंगी। अग्निमांद होगी तो बीमारी आएगी। आईबीएस भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, सब चीजें होंगी। एक और कारण है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं लोग, कहते हैं हम तो सारे आयुर्वेद का पालन करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन वो ओवर ईटिंग करते हैं। जो ओवर ईटिंग करते हैं उनको भी यही समस्या का सामना करना पड़ता है। खाने के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना, आपको यदि पेट का 4 भाग कर लें अपन, 4 भाग में से 3 भाग में जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको स्टेबलिश्ड होना है। बाकी 1 भाग वायु के लिए, हवा के लिए रखना है, ऐसा आयुर्वेद में कहा। ठीक है। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी बनती है कि आपको खाने के 2 भाग जो है, आपके पेट के 2 भाग खाने से भरने हैं। 1 भाग ठोस से, मतलब 2 भाग ठोस से और 1 भाग लिक्विड से, और बाकी हिस्सा जो चौथा भाग है वो हवा के लिए खाली छोड़ना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी, ठीक है। खास तौर से लेट नाइट सोना, और या लेट नाइट खाना, नाइट में खाना ही खतरनाक है। तो शाम को 6-7 बजे के पहले खाना खा लीजिए। अब हम करते क्या है, शादी ब्याह में जाते हैं, 9-10-11 तो मामूली बात होती है, और 11-12 बजे हम भर पेट तो खाने, काजू बादाम, पता नहीं क्या क्या वहां मिल रहा होता है, हलवा, मूंग की दाल का हलवा, उसका हलवा, ये हलवा, तरह तरह के, वो सब खा पी के, खीर पूरी सब टन होकर के रेडी होके आते हैं। मतलब जो भी चीजें शादी ब्याह में आपको मिल सकती हैं, पिज्जा, बर्गर, जो भी विरुद्ध आहार होते हैं वो भी ग्रहण कर लेते हैं, ये सब। और कई तो ऐसे होते हैं कि शादी ब्याह में दोबारा क्या पता मिलेगा कि नहीं, अभी कन्या देने आए हैं, तो ऐसा है, पूरा वसूली तो कर लो पेट भर के। तो कई सब तरह के लोग हैं दुनिया में, तो भरपेट खाते हैं वो। कई लोग तो प्रतियोगिता करने शादी में जाते ही इसलिए, उनकी प्रतियोगिता होती है आपस में। तो हम जब पढ़ते थे, कुछ हमारे साथी इसी प्रतियोगिता के चलते शादी ब्याह में चले जाते थे।
और वहां प्रतियोगिता होती थी, कौन ज्यादा जलेबी खाएगा, कौन ज्यादा ये खाएगा, कौन ये खाएगा। ये सारी प्रतियोगिताएं आपको जिंदगी के बर्बादी के रास्ते खोलने का एक चरम उत्सव बन सकती हैं। तो इस चरमोत्सव से दूर रहें, ओवर ईटिंग से बचें। अब हम स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग। कुछ लोग जा खाना खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं। ऐसे लोगों का खाना एक तो डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं, जिसके कारण पेट में गैस, बाकी सारी बीमारियां, तकलीफ ये सब होने लगती है। और कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होगा तो और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। ये सब बढ़ने के कारण फिर बीमारियां आने लगेगी, आईबीएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मोटापा आएगा। मोटापा आएगा तो फिर धीरे धीरे चर्बी चढ़ेगी, चर्बी के बाद में वो जो वही चर्बी जो है आपके पेनक्रियाज वाल के आसपास देखने को मिलेगी, या फैट लीवर फैट हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा। ये सारी बीमारियां आपको एक के बाद सही यहीं से शुरुआत होती है, केवल अग्निमांद होने से। पेट की अग्नि मांद हुई और फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो, राइट। तो इसको भी हमें अवॉइड करना है, ये सारे जो काम है इनसे दूर रखना है। कई बार हम बुजुर्गों से घर के ये कहावत सुनते हैं, मल है तो कल है। अब कई लोग ऐसा देखते हैं कि जल है तो कल है, यानी जल है तो कल है, बात सही है। लेकिन मल है तो कल है, ये कम सुनी होगी आपने बात। तो मल है तो कल है, कल यानी भविष्य। तो मल आपका कैसा होना चाहिए आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, ये जानना जरूरी है। और उसका टेस्ट कैसे करें अपने घर के अंदर ही, क्योंकि हम खुद ही लेबोरेटरी हैं। दूसरे को क्या दिखाना, है ना। उसको लैब में क्या ले जाना, तो कोई वीआईपी पर्सन थोड़ी है जो उसको वहां ले के जाना है। तो अपने ही घर में उसका टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करना है, कैसा होना चाहिए, क्या उसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए, ये सब हम जानते हैं। तो उसका सिम्टम्स जान। अब उसमें आईबीएस भी जुड़ता है, इसलिए मैंने इसको आईबीएस भी ऐड कर लिया। ठीक है। तो जिनका मल बंधा हुआ नहीं आता, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर कि केला जो होता है हमारा, उसका छिलका उतार दो, उसके बाद में जो अंदर का केला है, पका हुआ केला, ऐसा मल आपका बाहर आना चाहिए, बंधा हुआ मल, है ना। तब आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। ये आपके स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। नहीं है तो बस आप समझ जाइए कोई ना कोई बीमार जरूर है। इसलिए आज के युग में देखो, ये दावा कोई नहीं कर सकता, मैं आप सब मिल करके ये दावा नहीं कर सकते कि हम सब स्वस्थ हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो पैरामीटर है उस पे हम खरे उतरते ही नहीं है। आयुर्वेद कहता है ऐसा केले के जैसा बंधा हुआ मल होना चाहिए, वो होता नहीं किसी का। होता भी है तो वो चित्राया हुआ अलग अलग तरह का होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसको कैसे जांचें। क्योंकि लेबोरेटरी हमारे पास ये चलता पुरता लेब है, मनुष्य खुद अपने आप में। बहुत ज्यादा हैवी भारी मल होता है और वो पानी में कमोड में आपके डूब जाता है, डंप करके एकदम सीधा नीचे जाके बैठता है। ठीक है। और साथ ही कच्चा मल निकलता है। कच्चा मल कैसे होगा, ये सारे टेस्ट सारे आप खुद कर सकते हो घर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए कोई पैसा रुपया खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। इसको अपने स्टूल को खुद टेस्ट करो और अपनी बीमारी को जान लो। ठीक है। तो कच्चा मल का मतलब, किसी ने कई बार आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के डायपर में आपको क्या क्या नहीं मिलता है, मटर। अब वो मटर बच्चा ने खा लिया,
उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो सीधा मटर निकल गया, चना निकल गया, कभी क्या निकल गया, कभी क्या निकल। तो ऐसे ही बड़ों के साथ भी होता है कई बार। तो जो खाना खाया है उसका जो मल, वो पचा नहीं खाना, तो उसका जो मल है ना वो कच्चा मल कहलाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता उससे पहले ही पेट साफ करने की दवा भी ले लेते हैं, खाना खाते ही पेट साफ करने की दवा ले लेते हैं। ऐसे में खाना वो पचने देगा नहीं, तो फिर वो कच्चा मल बनेगा, और वो कच्चा मल भी आपको बीमारियां देगा। अब ये कैसा क्या है, इस पर हम देखते हैं। तो बिना पचा हुआ मल, कई बार ऐसा लगता है कि पेट साफ होने के बाद भी ठीक से साफ नहीं हुआ है, कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं। ऐसा लगता है कि एक बार और चले जाएं तो शायद हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना, या कुछ रह गया है, कुछ बाकी है। इस तरह का सेंसेशन दिमाग में बना रहता है। तो कई बार क्या होता है कि शौचालय जाने के बाद भी फिर से दोबारा इच्छा जागृत होती है या सेंसेशन होता है। तो ये कफ के खराब हुई गृहिणी यानी पेट के लक्षण हैं। कफ के द्वारा खराब हुए पेट के लक्षण ऐसे ही होते हैं, यानी दोबारा बार बार जाने की इच्छा होना, यानी कफ के कारण खराब। ठीक है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, वो एकदम पतला कभी हो ही नहीं सकता, वो थोड़ा सा हल्का सा बल्की होगा। ठीक है, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो सकता है, फैटी हो सकता है, ओवर फैटी हो सकता है, लेकिन पतला नहीं होता। पतला आदमी ऐसा, उसको ये सिम्टम्स कम ही आते हैं, कोई रेयर बात होगी तो भी, बाकी नहीं आते। राइट। तो वजन आपका उतना ही बना हुआ रहेगा, पेट यदि साफ नहीं हो रहा है तब भी। जबकि वात के कारण किसी का पेट खराब हुआ है, ये तो कफ के कारण हम चर्चा कर रहे हैं, वात के कारण होता है तो हमेशा उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेट खराब होते ही उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और ये वेट लॉस होना रैपिडली होता है अक्सर कर, है ना। और कफ के कारण पेट खराब होगा तो आपका वजन कम नहीं होगा, वजन उतना रहेगा, शायद बढ़ जाए, शायद वेट बढ़ेगा, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन होना यानी पेट साफ ना होना, और यदि वो कफ के कारण है तो आपका वजन बढ़ेगा, घटने वाला नहीं। हमेशा आपको थकान फील होगी, थके हुए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर में ताकत नहीं है। सुबह उठे हैं अभी अपन फ्रेश हैं एकदम, रात भर सो के उठे हैं। मनुष्य सोता क्यों है रात भर? रात भर सोता ही इसलिए है कि वो सुबह तक अगले दिन के लिए तैयार हो सके, अपने को तैयार कर सके ना, फ्रेश बिल्कुल फील करे। तो सुबह भी वो यदि कोई उठने के बाद फ्रेश फील नहीं कर रहा, फ्रेश होने के बाद में भी फ्रेश फील नहीं कर रहा, समझ जाइए ये कफ वृद्धि के, कफ के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक जगह बैठे रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करे, ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं तो समझ जाइए कफ के कारण। एक और लक्षण आता है, वो थोड़ा सा अलग है। पति पत्नी के बीच में संभोग बनाने की इच्छा का खत्म हो जाना, ये भी इसके अंदर आता है, इच्छा होता ही नहीं है। तो इससे कईयों की मैरिड लाइफ भी खराब होती है। अब इससे आयुर्वेद में स्त्रीश आहर्षणम कहा है ना। तो हमारे यहाँ अलग अलग श्लोक हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो पूरा वर्णित है, सारा आयुर्वेद डिफाइंड है।
अब इसमें रिसर्च की गुंजाइशें बहुत कम है, इतना वो लोग करके चले गए हमारे लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपसी रिलेशन भी नहीं बन पाते, इच्छा नहीं होती, बार बार मल होना, थोड़ा थोड़ा होना, इस तरह की समस्याओं के साथ में पेट में मरोड़ जैसा दर्द होना भी हो सकता है। और कफ के कारण, अग्निमंद होने के कारण वो आसानी से खाना पचता नहीं है, पचता नहीं है तो अग्निमंद होती है। ऐसे लोगों को अक्सर कर मुंह में ज्यादा लार बनने का क्रम भी देखने को मिलता है। तो मुंह में लार ज्यादा बनेगी, कुछ लोगों को मुंह में थोड़ा बहुत लार ज्यादा नहीं बनी तो कफ आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को दमा अस्थमा जैसी, यही कफ लंबे समय तक चलता है तो दमा अस्थमा जैसी बीमारियां दे जाता है। तो दमा अस्थमा जैसी बीमारियां दे जाता है। ठीक है, ये किसके कारण हुआ? इसी के कारण। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी और बीमारियों की लिस्ट आप बढ़ते जा रही है, देखते जा रहे हैं, है ना। या ऐसे आदमी की और पहचान करनी है तो जीभ को उसके कांच के सामने देखना है, उसके ऊपर व्हाइट परत चढ़ी हुई है, तब भी समझ जाइए ये कफ के कारण है। एक लेयर है। या फटे दूध के जरे, यदि कहीं स्किन में, जीभ पर कहीं भी कोई भी साइन दिखता है तो समझ जाइए कफ के कारण है। या किसी को फटे दूध की तरह चकत्ते जैसे स्किन में दिख रहे हैं तो ये कफ, ये स्किन डिजीज जो है कफ की बीमारी के कारण है। वॉमिटिंग सेंसेशन किसी किसी को कभी कभार होता है, और मुंह में स्वाद नहीं आता खाने का। हम जो खाना खा रहे हैं उसका मुंह में स्वाद नहीं आता, बल्कि टेस्ट लेस स्थिति दिखती है। क्यों? क्योंकि जीभ के ऊपर तो कवर चढ़ा हुआ है कफ का, तो टेस्ट कहाँ से आएगा? तो टेस्ट लेस कंडीशन बन सकती है ऐसे लोगों को, राइट। या मिसलियाना सेंसेशन भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की अक्सर कर भोजन करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। अब वो कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी बीमारी हो, लेकिन वात के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो 2-3 घंटे बाद में उनकी समस्याएं बनती है, इससे पहले कुछ नहीं होता इससे पहले तो मौज में है वो। तो कफ वालों के साथ में भोजन के तुरंत खाते ही कफ की समस्याएं या सिम्टम्स, पेट के गड़बड़ होने के सारे दिखने लग जाते हैं, पेट खराब होने की समस्या दिखने लगती है। पेट में भारी होना, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा बार बार थूकते रहते हैं, कभी यहाँ थूका कभी वहां थूका, बिना, वो गुटखे खाने वाले अलग नहीं है, वो थोड़े अलग रखिए उनको, बिना किसी गुटखा पान खाए थूकना, है ना। तो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं वो थूकते रहते हैं। और पेट खराब होने के कारण बार बार कफ आता है मुंह के अंदर, मुंह के अंदर कफ नहीं आता तो दमा अस्थमा जैसी स्थिति देखने को मिलती है। सांस का भारीपन देखने को मिल सकता है, या फिर दमा अस्थमा के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सर्दी खांसी, नाक से पतला पानी बहना, ऐसी सारी समस्याएं देखने को मिलता है। या किसी को बार बार खांसी होना, शरीर में भारीपन के साथ में कई बीमारियों के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो अब करें क्या? ये सब तो हो गया, चलो ठीक है जी, भाई ये तो बता दिया, लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो अब करें क्या? करें क्या कि हम चर्चा करते हैं।
तो पंचकर्मा में आयुर्वेद में वमन विरेचन जो बताया, वमन विरेचन बस्ती इस तरह के 5 कर्म जो बताए हैं, तो उसमें से वमन इसके लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। तो वमन से कफ बाहर निकाल देना, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि मैं किसी को भी बीमारी को नहीं हटाता, मैं वो ताकत आपके शरीर में पैदा करता हूं जो ताकत से आप उस बीमारी को लड़के भगा सकते हैं। मैं किसी बीमारी का इलाज नहीं करता। एलोपैथी ट्रीटमेंट बोलता है कि मैं सिर्फ बीमारी का इलाज करता, मैं बीमारी को मारता हूं, लेकिन इस बीच में जो आ जाए वो मर जाए तो इसकी मैं चिंता नहीं करता, चाहे आप ही क्यों ना हो। इसलिए उस वाले ट्रीटमेंट को करने पर हमें साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं। तो दोनों के सिस्टम में फर्क इतना ही है ना। इसीलिए ये परमानेंट इलाज कर देता है, और एलोपैथी लेने के बाद हम थोड़े दिन बाद फिर से बीमार हो जाते हैं। जब तक यह दवाई चल रही है जब तक हम ठीक रहते हैं, दवा बंद सब गड़बड़। आयुर्वेद में आपके पास में वो शक्ति, शारीरिक क्षमता आ जाती है जिससे रोग को आप लड़के भगा सकते हैं। तो आयुर्वेद कहता है पंचकर्मा करो, सफाई कर दो रोग की, और रोग जब थोड़ा बहुत कुछ बच जाए तो उसके लिए कुछ दवा दे करके उसको शांत कर दो। और शरीर को, रोग को शांत नहीं करो, शरीर को वो दवाएं दो जिससे शरीर में इम्यूनिटी बने, क्षमता बने, उससे लड़ने की ताकत आए। इसलिए दोबारा आयुर्वेदिक मेडिसिन के उपयोग के बाद, ट्रीटमेंट के बाद दोबारा बीमारियां नहीं आती। बाकी सारी विद्याओं में ये सारी विद्या अलग है। ये कहता है कि मैं केवल लड़ने की क्षमता दे सकते हूँ, आप लड़ो, मैं थोड़ी लड़ूंगा। ये डिफरेंस आयुर्वेद और एलोपैथी में है। एलोपैथी में ये भी है कि आपको कोई तकलीफ है अभी, इस तकलीफ को मैं पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको, आज जो हो रही है तकलीफ, इसको कल के लिए पोस्टपोन कर सकता हूँ। कैंसिल नहीं कर सकता, पोस्टपोन कर सकता हूँ, यानी आने वाले समय के लिए आपको। इसलिए हमको क्या होता है, दवाइयां लेते हैं तो जब तक ठीक रहता है, दवाई बंद करते ही वो बीमारी फिर से आ जाती है, और उससे शारीरिक हमारी कमजोरी भी आती है, हमारी इम्यूनिटी भी खराब होती है, जबकि आयुर्वेद से नहीं होती। आयुर्वेद तो कहता ही है भैया मैं तो आपको इम्यूनिटी दूंगा, मेरा काम थोड़ी रोग से लड़ना, वो आपकी समझ है, आप लड़ो, मैं तो आपको इम्यूनिटी दूंगा बना के। तो इम्यूनिटी एक बार बन जाती है तो हमारा शरीर परमानेंटली लड़ने में सक्षम हो जाता है। ये फर्क है दोनों की चिकित्सा पद्धतियों में। दोनों की जरूरत समाज को है, ऐसा नहीं है कि दोनों की जरूरत नहीं है। दोनों के फर्क को समझना जरूरी है। जहां जरूरत, जिसकी जरूरत हो उसको उपयोग करना चाहिए। तो वमन के अंदर आयुर्वेदिक घी, इस टाइप की चीजें खिला करके पिला करके उल्टी कराया जाता है, वो वमन चिकित्सा है। ये किसी नजदीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल के द्वारा हो सकती है, नहीं हो तो हमारे यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं, वो कर सकते हैं। आप घर के भी कर सकते हैं। उसका पंचकर्मा का हम जब कोर्स कराएंगे आपको तो आप सीख करके आप घर पे भी कर पाएंगे। लेकिन हर रोग में अलग अलग चिकित्सा कैसे होती है वो समझना जरूरी है, और किसको जरूरत है ये बहुत जानना जरूरी है। नहीं, ज्ञान के अभाव में है, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, ज्ञान के अभाव में बीमारियां और हम बढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद ने बताया कि हमको, हमने सारी चिकनी चीजें खाई और उससे पेट खराब हुआ था, जैसे दही, चावल, ऐसी सारी चिकनी चीजें खा करके, बटर मिल्क, मक्खन, इससे यदि पेट खराब हुआ है तो इस तरह की चीजों से, तो रूखी यानी ड्राई
चीजें खाएंगे तो आपको लाभकारी परिणाम मिलेगा। या संभव हो तो केवल थोड़े दिन के लिए छाछ और राइस या चावल का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। चावल बना लीजिए, उसका पानी या मांड उसको निकाल दीजिए, फिर उसके साथ में बचा हुआ पे आप छाछ डाल करके उसको उपयोग करें तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो और जो चावल बनाया है उसको हम छाछ में डाल के त्रिकटु चूर्ण नामक आता है बाजार में, उसको डाल के आप इस्तेमाल करेंगे तो और मुंह का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, खाने में इच्छा ज्यादा होगी और आनंद भी आएगा। अभी त्रिकटु चूर्ण क्या भला है, ये आयुर्वेदिक दुकानों पे आपको मिल जाता है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम सौंठ पाउडर, 50 ग्राम छोटी पिपली ले आइए घर पे, उसको पीस करके कूट पीस के छान करके कपड़छन कर लीजिए, ये बन गया आपका त्रिकटु चूर्ण। ठीक है, आप भी घर पे बना सकते हैं। आपको लगता है कि कंपनियां गलत आपको माल दे देंगी, तो आप घर पे ला करके उसको अपने से खुद प्योर आइटम बना के आनंद लीजिए जीवन का। उससे एकदम असर भी अच्छा दिखेगा। और बाजारू तो बाजारू ही होता है, घरेलू घरेलू होता है। बाजारू है ना, ये कभी शब्द बड़ा खराब होता था, ये कौन है, ये तो बाजारू आदमी है ना, ऐसी कहावत है। ये बाजारू चीजें बाजारू ही होती हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी ही दवाइयों को इस्तेमाल करें, खुद बनाएं और खुद अपने मरीजों के ऊपर इस्तेमाल करें, तो उनसे रिजल्ट अच्छा मिलता है, जल्दी से लोग ठीक भी होते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है, एक विश्वसनीयता बनती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सौंठ, काली मिर्च, पिपली 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, जैसे आपकी इच्छा, सम मात्रा में लेकर के आप बना के रख लीजिए। तीनों चीजें तीखी होती हैं टेस्ट के अंदर, इसलिए इसे त्रिकटु कहा है। कटु का अर्थात आयुर्वेद में तीखी से मतलब होता है। यानी 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं आयुर्वेद में: मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा, कड़वा और कसेला। इसे आयुर्वेद की भाषा में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय कहा जाता है। तो मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों ही क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय ये तीनों ही घटाने का काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से घटाने में ये कटु और तिक्त रस वाली चीजें घटाती हैं। तो त्रिकटु चूर्ण आपके किचन में आप बना के रख सकते हैं, मोटापा घटाने में भी आपको मदद करेगा और आपका पेट का सिस्टम भी ठीक करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आती है यवक्षार, ये प्योर एक किसान भाई बनाते हैं, उनसे हम डायरेक्टली प्योर ले सकते हैं। वो केवल समाज की सेवा के लिए बना रहे हैं, उनका कोई व्यापार नहीं है। तो हम चाहे तो उनसे भी हम ग्रहण कर सकते हैं। यवक्षार करके आता है, उसको भी अल्प मात्रा में लेंगे, या एक चुटकी, आधी चुटकी लेना है, तो उससे हमें भी ये इसका लाभ मिलेगा। तो कुछ दिनों तक हम छाछ, राइस या ऐसी चीजें ये त्रिकटु चूर्ण डाल के लेते हैं, तो आपका मोटापा कम करने में आपको बहुत जल्दी हेल्पफुल होगा। और अग्नि को बढ़ाने का, यानी अग्नि मंद होने के कारण जो बीमारियां आई हैं, उन सभी बीमारियों में ये बहुत हेल्पफुल खाने का तरीका होगा। तो जब कोई चीज काम नहीं करेगी तो ये चीज आपको हर बीमारी में लाभकारी परिणाम देगी जो कफ से बनी है। और साथ में मुरमुरा होता है, या
लक्ष्मी पूजन में हम लोग जो मुरमुरा चढ़ाते हैं, बस वही वाला मुरमुरा होता है। तो वो जो मुरमुरा है उसको खाना और उसके ऊपर से छाछ पीना भी एक अच्छा, जो कफ के कारण पेट खराब होता है उसमें एक अच्छा परिणाम देने वाला दवा के रूप में लिया जा सकता है। अब अग्नि बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, तो अग्नि को बढ़ाने के लिए खाना बंद करके 1-2 दिन सिर्फ मूंग के दाल के पानी को रखिए और 50 ग्राम पानी एक बार लीजिए, उसमें त्रिकटु चूर्ण मिला दीजिए और हर 1 घंटे में, 2 2 घंटे में एक बार 1 कप मूंग की दाल का पानी पीजिए। कितना? 25 गुना से 30 गुना पानी मिला लीजिए। जितना, जैसे 1 कटोरी हमने मूंग की दाल लिया छिलके वाला, तो उसमें से 30 गुना पानी मिला के पकाया हुआ उसका पानी यूज करिए। छान लीजिए चाहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें त्रिकटु चूर्ण डाल के आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी भूख बढ़ाने में, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको मोटापा है, उनको घटाना है तुरंत, तो 1 दो दिन में आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो फिर ये बेस्ट तरीका है। आप भोजन बंद करके भोजन की जगह ये लेंगे, एकदम क्विक एक्शन, बेली फैट को, पेट को अंदर ले जाने के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। ये आप प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के पहले सौंठ, सेंधा नमक और हर्ड, इसको भी आप कॉम्बिनेशन में लेंगे 1-1 चुटकी, तो ठंडे पानी के साथ में, यानी सामान्य पानी के साथ में लेने से ये भी आपको, 1 घूंट पानी लेना, ज्यादा नहीं, खाना खाने से 10 मिनट पहले, तो आपको ये अग्नि बढ़ाने का काम करेगा, भूख बढ़ाने का काम करेगा। तो छाछ पे फोकस करना ज्यादा अच्छा है। कड़वी चीजें अच्छी हैं, सौंठ, सेंधा नमक, हर्ड, ये सारी चीजें अच्छी हैं। ये कफ जनित चीजों को, रोगों को ठीक करने में अच्छा प्रयोग है। जिनको गौमूत्र अच्छा लगता है, जो पी पाते हैं, या जिनको सर्वत्र उपलब्ध नहीं है या है, ये आपकी डिपेंडेंसी पर निर्भर करता है। तो जिनके पास है, जिनको उपलब्ध होता है, वो गौमूत्र को 1 कप से ज्यादा नहीं लेना, उनको वो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उष्ण है, गर्म है, ये कफ के छेदन भेदन में या इस टाइप की बीमारियों में सबसे आसान उपाय है। एक अच्छी औषधि है गौमूत्र। तो गौ कफ की सबसे अच्छी दवाइयों में देखें तो गौमूत्र 1 नंबर पे आ जाती है। बाकी तो अपन ने जो डिस्कस किया है वो सारी है ही। खाली पेट सुबह 15 से 20 मिनट तक सेवन करेंगे तो कफ के कारण बिगड़ा है, और किसी के कारण, कफ के कारण किसी का वजन बढ़ा है, तो वो सब ठीक होने लगता है। मुंह से पानी छूटना, मल में पतलापन, ये मल जब डूब जाता है पानी में, या फिर पॉट के ऊपर चिपक जाता है, उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे टाइप के मल जो है, ये कफ की श्रेणी वाले होते हैं। पेट में भारीपन, इस सारी समस्याओं में ये आप अच्छा प्रयोग हो सकता है। बाकी औषधियाँ बिना डॉक्टर के पूछे आप नहीं लेनी चाहिए। ये लिस्ट है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब में घर के लिए आपको सबसे ज्यादा सेफ तक्रारिस्ट जिसको बोलते हैं, ये सबसे सेफ। बाकी तो सारी मेडिसिन बिना डॉक्टर के आपको पूछे नहीं लेना चाहिए, मैं सलाह नहीं दूंगा। नजदीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं, तभी आपको लेना चाहिए। ये आपके स्क्रीन पर सभी मेडिसिन उपलब्ध दिख रही हैं।
जिसमें सबसे अच्छा तक्र यानी छाछ से बनने वाली औषधि है, वो खाना खाने के बाद पीना पेट के लिए सबसे अच्छा उत्तम उपाय हो सकता है। खास तौर से गैस्ट्रिक अल्सर में भी छाछ को यदि एक घूंट पानी पिया, खाना खाया और एक घूंट पिया गाय की छाछ को, फिर एक गस्सा खाना खाया और एक हल्का सा सिप एक लिया, इस तरह से यदि खाना खाएंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस की बीमारियों में भी लाभकारी परिणाम देगा। एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, वजन भी कंट्रोल में रहेगा। अब आईबीएस जैसी समस्या आ जाती है तो कम से कम साल भर तक भी लोगों को इस तरह की दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो आज का विषय हमारा यही समाप्त होता है। अब आपका कोई इसमें प्रश्न बनता है तो आप ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से इन सबको हटा रहा हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम इसका हटा देते हैं। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, जी प्रणाम, बताइए। गुरु जी आपने वो त्रिकुटी चूर्ण जो बताया इसमें मूंग की दाल के पानी में जी लेना, वो जितनी बार भी हम मूंग की दाल का पानी लेंगे उतनी बार वो चूर्ण यूज करेंगे? हाँ जी, बस एक एक दो दो चुटकी डालना, ज्यादा नहीं डालना। अच्छा, एक चुटकी। हाँ बस, तो सफिशियंट एक होता है। दिन में हम कितनी बार ले सकते हैं वो? मूंग की दाल का पानी जैसे दवाई लेते हैं अपन, दिन में 3 बार 2 बार ऐसे। 3 बार। ठीक। और यदि आप एकदम रिजल्ट चाहते हैं, यदि कब हम्म, की समस्या है, तो पूरे दिन भर या अगले 2 दिन तक भी उस मूंग के दाल के पानी को अकेला पी सकते हैं। जी। उससे जल्दी आपकी, यदि आईबीएस है, वेट लॉस करना है तो बहुत तेजी से करेगा। भूख बढ़ नहीं रही है, जिसको भूख नहीं लगती, खत्म हो गया है, कफ के कारण है, कफ प्रकृति वाले भी इसमें लाभकारी परिणाम पा सकते हैं। तो कफ पित्त वात, क्योंकि आयुर्वेद के दृष्टिकोण में यही। युवक क्षार भी एक अच्छा प्रयोग है, उसमें एक चुटकी डाल करके आप प्रयोग करें, बहुत अच्छा प्रयोग। तक्रारिष्ट बाजार में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता, जिन जहाँ से उपलब्ध हो वहां प्रयोग किया जा सकता है। मूंग की जी दाल का गुरु पानी सबसे अच्छा है, आसान है, सेफ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बाकी दवाइयों को लेने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बिना डॉक्टर के सलाह के दवाइयाँ, दवाइयाँ तो दवाइयाँ ही हैं, है ना, तो उनको समझ के ही प्रयोग में लानी चाहिए। जी। धन्यवाद दवा गुरु का जी। मतलब दवा है। हम्म। हाँ जी। और कोई सवाल जवाब किसी का? गुरु जी जो आपने बताया कफ के कारण ही पेट साफ नहीं हो रहा है। जी, कफ के कारण जिनका पेट साफ नहीं हो रहा वो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। और आज हमारे साथ में काफी लोग जुड़े हैं, तो 14 लोग, जिनमें से नाम की बात करें तो हमारे साथ में अशोक सिंह जी हैं, हम्म। आचार्य अंतरंग जी हैं, रेखा शर्मा है, जी। दियोराज चौहान भी हैं, देवेंद्र भी हैं, डॉक्टर रमाकांत शर्मा। तो आप मुझे एक बार ये नंबर वगैरह लिख देंगे तो आपको मैं लिंक भेज दिया करूंगा। जी कपिल गुरु कपिल भट्ट भी हैं हमारे साथ में, जी। गुरु जी। नरेंद्र कुमार शर्मा जी भी हैं, विक्की आर के मिश्रा जी, और राधे श्याम, आईफोन लिखा है इसमें, रश्मि जी और सुनीता जी। इस तरह से हमारे सब साथी जुड़े हैं। किसी का कोई गुरु जी सवाल इसके या कोई रिकॉर्डिंग प्रश्न हमें है? कब मिलेगी इसके? जी, रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली जाती है।
जो ग्रुप में जुड़े हैं ना, मैंने इसलिए तो बोला आपके फोन नंबर मेरे पास भेजोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो ग्रुप में डाल दी जाती है। ग्रुप इसमें दिव्य दयाल फाउंडेशन ट्रस्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें जितने भी लोग हैं उनको सब ग्रुप में डाल देते हैं तो सबके पास पहुंच जाती है। जी तो गुरुजी। आपका फोन नंबर रहेगा तो मैं डाल पाऊंगा, नहीं तो क्योंकि जी ग्रुप गुरुजी। में आपको मिल जाएगी। ठीक। उसी में पीडीएफ वगैरह जो हम लोग ये बनाए हैं ये सब, इसमें तो कोई पीडीएफ बनाया नहीं है, लेकिन कई बार पीडीएफ भी बनाते हैं, उसमें डिटेल होता है तो बीमारी के बारे में, तो वो भी हम ग्रुप में ही डालते हैं। ग्रुप से बाहर कहाँ ढूंढने जाएंगे इसको, बहुत सारे लोग हैं। और मेरे साथ तो समस्या है कि हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस मेरे फोन को कोई उठा ले तो पिछले वाला फोन खराब ही इसलिए हुआ, हैंग हो गया। ग्रुप बहुत जी सारे गुरुजी। जो क्योंकि मैं कई दीनदयाल में जो संस्थाओं नहीं से है, जुड़ा हूँ। ज्यादा रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। सॉरी सर, रिकॉर्डिंग बंद करना। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी।